पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि पिछले 2.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आपकी बेहतरी के लिए काम करने की कोशिशें करती रही तो क्या चीज़ उसके हाईलाइट, क्या ऐसी चीज़ थी जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, जिसको कहा जाता है तमाम तर नेक नियति के बावजूद रिजल्ट्स ग्राउंड पे उस तरह से तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर ना हो सके। क्या इसकी एक वजह रेगुलेटरी कैप्चर है? रेगुलेटरी कैप्चर क्या होता है? इसको आसान अल्फाज में कहते हैं जब प्लेयर्स अंपायर के साथ मिल के गेम खेलते हैं, जब घर का चौकीदार डाकुओं और चोरों के साथ मिल के डकैती में मावनत करे, इसे रेगुलेटरी कैप्चर कहते हैं। और इस हवाले से हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट भी। ये थोड़ा मैं आगे चल के आपको इस पर तफसील से आगाही दूंगा कि किस तरह से चोर डाकुओं के साथ मिलके जो चौकीदार है उसने पिछले 2.5 साल भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। और ये वो चोर और डाकू हैं और जो चौकीदार का रूप धारे होते हैं जो जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक कहानी चलती आ रही है। बातें भी वही हैं, फैसले भी वही हैं। अरबों रुपए इनकी कंपनीज को, इनके खानदानों को, इनके रिश्तेदारों को मिलते रहे हैं। बहुत से हमारे अच्छे जर्नैल भी होते हैं लेकिन बहुत सादा होते हैं। उनको जो कहानियां मुशर्रफ दौर में सुनाई गई, पिछले कई सालों में वही कहानियां आज भी सुनाई गई। हमारे सादा लॉ जर्नैल बहुत से बहादुर होते हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन जो सादा होते हैं वो इन बातों में आ जाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन की। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। तो ये सारे किरदार आपके साथ आज प्रोग्राम में थोड़ा आगे चल के शेयर करेंगे। एक और कहानी नाज़रीन, एक जो बात आ रही थी कि मरीम नवाज साहिबा का पिछले 3 दिन से एक तो सेहत नासाज थी। अब उम्मीद है कि थोड़ी बेहतर होगी होंगी क्योंकि आज उनका एक ट्वीट भी सामने आया। लेकिन हुकूमत की तरफ से सवाल जब उठाने शुरू हुए कि जनाब मरीम नवाज साहिबा का ट्विटर अकाउंट खामोश हो गया है, डॉक्टर अदनान जो नवाज शरीफ साहब के मुआलिज हैं वो पाकिस्तान आए, तो ये चमक गोइयाँ शुरू हो गई कि क्या मरीम नवाज भी बाहर जाना चाहती हैं। और इस हवाले से हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने बाकायदा तौर पे ये प्रपोजल भी सामने रखा कि जनाब मरीम बीबी को बाहर जाने दें। और मरीम बीबी ने खुद भी इसका कहा था कि चंद हुकूमती वज़रा भी ये मशवरा दे रहे हैं कि जी मरीम बीबी को बाहर जाने दें। तो आज इस हवाले से जब बातचीत शुरू हुई तो मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट सामने आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरसती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मरियम इलाज करवाने बाहर जाने लगी है। आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि मरियम का आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं। मरियम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी इंशाल्लाह। तो ये ट्वीट आज 7:37 पे की मरियम बीबी ने। और इससे पहले उन्होंने अपनी बीमारी के हवाले से और इसी थॉट प्रोसेस को किस अंदाज में बयान किया था, आइए देखते हैं। मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, टीवी पे भी एक वजीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे। और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है, लेकिन मरियम इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। जी नाज़रीन, और उम्मीद है कि मरियम नवाज जल्द बेहतर हो ताकि उनका इलाज भी अच्छा हो और जिस इलाज का वो जिक्र कर रही हैं वो भी जारी रहे। उससे काफ़ी रौनक सी थोड़ी बहुत लगी रहती है। और आप देख रहे होंगे कि पिछले चंद दिन से हम लोग भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो जब सियासी माहौल गर्म रहता है तो वो वाली चीज़ें थोड़ी पीछे चली जाती हैं और हुकूमत को रिलीफ भी उस हवाले से काफ़ी मिलता है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस से सवाल भी उस तरह से नहीं उठते। इससे पहले कि मैं हुकूमती परफॉर्मेंस के हवाले से आऊँ नाज़रीन, आज सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आफ्ताब अहमद साहब ने बड़ी खौफनाक बातें बताईं। और इस हवाले से जो चीज़ें सामने आई, जस्टिस आफ्ताब अहमद साहब बताते हैं कि बाकायदा धमकियाँ दी जा रही हैं जज साहिबान को और हुकूमती वज़रा हमें धमका के दबाव में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा एक मिनिस्टर कहता है कि जज को हम रॉकेट लॉन्चर मारेंगे। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने कहा कि मैं लाड़काना से रोज़ गुजरता हूँ, मुझे रॉकेट लॉन्चर लगाओ, हम सिंध हुकूमत के मातहत नहीं हैं, हमें तनख्वाहें बंद करने की धमकियां ना दी जाएं। फारूक नाइक जो कि वकील थे सिंध हुकूमत के, उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली की कुत्तों के काटने के वाक़यात रोकने की जिम्मेदारी नहीं है।
ये जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट की है। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदगान पर लोगों की हिफाजत करना फ़र्ज बनता है। अब किसी को कुत्ते ने काटा तो उसका नुकसान भरने की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। कोई बंदा मर गया तो उसके सर की कीमत अदा की जाएगी। किसी की आंख ज़ाया या ज़ख्मी होगी तो उसका नुकसान सिंध हुकूमत अदा करेगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी उठाने के लिए तहरीरी बयान देने का हुक्म कर दिया गया और अदालत ने मेंबर सिंध असेंबली फरियाल तालपुर और मलिक असद सिकंदर की रुकनीत भी बहाल कर दी। तो ये इंतहाई सीरियस चीज़ है कि हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि वजीर वुज़रा उन्हें धमकियां दे रहे हैं रॉकेट लॉन्चर मारने की, रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने की। सिंध में ये कार्रवाई हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि सिंध हुकूमत इस हवाले से यकीनन ये चेक करेगी कि कौन से वज़ीर साहब हैं और एक सिटिंग जज को अगर धमकियां दी जा रही हैं तो इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यकीनन ये मामला देख रही होगी कि कौन से ऐसे वुज़रा हैं जो कि अदालत को, ऑनरेबल जजेस को हाई कोर्ट के अब धमकियां देने पे भी उतर आए हैं। आज वज़ीर आज़म ने नाज़रीन एक मीटिंग में बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने कहा कि जनाब जो एहतसाब का अमल है वो बिला तफरीक जारी रहेगा। इसमें कोई तफरीक नहीं की जाएगी कि कौन हमारा है और कौन अपोजिशन जमातों का है और आवाम को जो है वो रिलीफ और फ़ायदा बाकायदा तौर पे दिया जाएगा। शायद वज़ीर आज़म ने तो इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आज जो FIR सामने आई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका सीनियर रहनुमा जनाब जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ FIR, और एक FIR सामने नहीं आई, 2 FIR सामने आई। ना सिर्फ उनके खिलाफ, उनके साहबजादे और ख़ानदान के दीगर अफराद के खिलाफ FIR ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये FIRs काटी और इसमें इल्ज़ामात इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं कि जनाब जहांगीर तरीन साहब मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। JDW शुगर मिल जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसमें फ्रॉड करते रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ फ्रॉड करते रहे हैं। शुगर मिल से पैसे निकाल के जो शेयर होल्डर, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है 25% उसके शेयर पब्लिक हैं, वहाँ से पैसे निकाल के अपने फैमिली ज़ाती इस्तेमाल और फैमिली के इस्तेमाल में ये पैसे लाए। जो पहली FIR है नाज़रीन वो उसका FIR का नंबर है 17/2021 और इसमें बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जहांगीर खान तरीन ने 3.14 अरब रुपए एक और प्राइवेट कंपनी फारूकी पल्प लिमिटेड को ट्रांसफ़र किए जो कि उनके साहबजादे और करीबी रिश्तेदारों की है। और इस हवाले से जो पब्लिक शेयर होल्डर मनी है वो JDWB जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है वहाँ से बाकायदा तौर पे ये खुर्द-बुर्द किया गया और ये सोचे समझे मंसूबे के तहत फ्रॉड किया गया। साथ साथ इसी FIR में ये बताया गया है कि FPML जो कि बाकायदा तौर पे बंद हो गई थी, जो अपने असासाजात बेच रही थी, उसमें पैसे जहांगीर तरीन साहब की फर्म जो है JDW एडवांसेस के तौर पे ट्रांसफ़र करती रही और उसकी तफसीलात भी इस हवाले से आई हैं और इसको बाकायदा तौर पे बताया गया है कि ये फ़ंड साइफन ऑफ करने के लिए, पब्लिक शेयर होल्डर मनी साइफन ऑफ करने का एक तरीका वारदात था। ना सिर्फ ये, इसी FIR में ये भी बताया गया है कि जहांगीर खान तरीन साहब के जो साहबजादे और दीगर फैमिली मेंबर्स हैं वो लाहौर की ओपन मार्केट से डॉलर्स ख़रीदते रहे और ताकि स्टेट बैंक के FMU फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट उसकी नज़र में न आए, उससे बचने के लिए जो थ्रेशहोल्ड है $35,000 का, उससे नीचे की परचेजेस करते रहे। और फिर अली खान तरीन ने 2016 में $7.4 मिलियन बरतानिया ट्रांसफ़र कर दिए ताकि वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जाएं। और इस पे आगे लिखा हुआ है कि इसकी मज़ीद तफसील से तहकीकात ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ये जो ऑफेंस बनता है ये बाकायदा तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग जिसको कहते हैं उसका ऑफेंस बनता है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत ये FIR की गई है। एक और FIA ने की है जहांगीर खान तरीन और उनके दीगर फैमिली मेम्बरान के खिलाफ और इस FIR का नंबर है 18/2021 और इसमें भी यही बताया गया है कि जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उसमें काफ़ी सारे बड़े अमाउंट्स की मिस अप्रोप्रिएशन की गई है, खुर्द-बुर्द की गई है और जो अमाउंट इस FIR में मेंशन है वो कह रहा है कि जी JDW से 2017 से मार्च 2020 तक कम अज़ कम 2.2 अरब रुपए निकाले गए और ये निकाले किसने? जो उनके एक ट्रस्टेड कैश राइडर है आमिर वारिस,
उसने निकाले, और जब बैंक स्टेटमेंट्स का एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि आमिर वारिस ने इस दौरान जब ये पैसे निकाल रहा था वो डिपॉजिट भी कर रहा था काफ़ी बड़े अमाउंट्स जो पर्सनल और बिजनेस अकाउंट्स हैं जहांगीर खान तरीन के और उनकी फैमिलीज़ के, और उसकी फिर आगे मज़ीद तफसीलात बाकायदा तौर पे इसमें दी गई हैं। इसमें एक और इंतहाई अहम चीज़ है कि जिस तरह हमने देखा सलमान शहबाज और शरीफ ख़ानदान के जाली अकाउंट्स निकले, तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस FIR में कि एक फेक अकाउंट का पता लगा जिसमें के टोटल एग्रीगेट क्रेडिट डिपॉजिट जो थे वो 5.8 अरब के हुए, और ये टाइम पीरियड जो इसमें बताया जा रहा है 2008 से 2013 तक, और इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो थी वो JK फार्मिंग लिमिटेड को ही 26 मिलियन की, JK डेयरीज को ही 25 मिलियन की, अली तरीन मैंगो अली तरीन फॉर्म्स को 14 मिलियन की, ये भी सारी चीज़ें पता लगी हैं। और इस अकाउंट को जो कवर किया गया था वो रियाज ट्रेडर्स के नाम से कवर किया गया था, और इसको एक शख्स मलिक रियाज अहमद जो कि एक ऑफिस बॉय है और वन ऑफ द मेजर शुगर ब्रोकर्स ऑफ JDW माजिद मलिक, ये साहिबान चला रहे थे। ना सिर्फ ये जो राना नसीम अहमद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर JDW के, उन्हें सालाना 60 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे जो कि तनख्वाह की मद में थे, बोनसेस की मद में थे, और जिसको कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने कुछ उनसे वादे किए हुए थे जो कि उनको दिए गए। और ये उस वक्त ये सारा कुछ हुआ जब बकौल इस FIR के 2.27 बिलियन नेशनल एक्सचेकर को बाकायदा तौर पे आफ्टर टैक्स रिफंड एंड सब्सिडी क्लेम्स ये फर्म नुकसान पहुंचाई थी। इनके CFO और CEO को बुला लिया गया है। FIA ने राना नसीम अहमद साहब को कहा गया है कि जनाब आप एक तो अपनी तमाम तफसीलात लें, सैलरीज की, बोनसेस की, जितने भी आपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए, और साथ साथ अपनी फैमिली के भी तमाम असासाजात लें, और कोई भी पैसे अगर आपने पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफ़र किए हैं तो वो लें। और इसका मकसद क्या है कि जो जहांगीर तरीन साहब की फर्म है उसमें से जो इतने बड़े पैमाने पे आपने मिस अप्रोप्रिएट किए, खुर्द-बुर्द किए बड़े पैमाने पे फंड्स, तो उसकी छानबीन कर रहे हैं और इस हवाले से आपसे तफ्तीश की जाएगी। दूसरे साहब जिनको बुलाया गया है वो है मोहम्मद रफ़ीक हैं, CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और इनके खिलाफ जो मुकदमा है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, फाइनेंशियल फ्रॉड का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है और दीगर तमाम चीज़ें हैं। और 4.35 बिलियन जो इस्तेमाल किया एसेट परचेज के हवाले से, उसका मनी ट्रेल भी इनसे मांग लिया गया है। इस हवाले से जहांगीर खान तरीन साहब उन्होंने ट्विटर के जरिए अपना वर्जन इस हवाले से दिया है, और उन्होंने कहा है कि FIA के जो लेटेस्ट क्लेम्स हैं, लेटेस्ट दावे हैं, वो इस हवाले से उनके और उनकी फैमिली के खिलाफ बाकायदा तौर पे फैब्रिकेटेड हैं, बनाए गए हैं, मनगढ़ंत हैं। और जहांगीर तरीन का कहना है कि उन्होंने अपना एक तफसीली जवाब तमाम तर एविडेंसेस के साथ FIA के नोटिस के जवाब में दे दिया था, और वो कहते हैं कि यह अफसोसनाक है कि FIA एक और स्मेयर कैंपेन चला रहे हैं उनके खिलाफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ, और अभी तक कोई चीज़ गैर कानूनी उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं की। FIA हुकाम का कहना है कि 6 दफ़ा जहांगीर तरीन और उनके ख़ानदान को बुलाया गया है, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए। नाज़रीन, ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस हवाले से। अब ये मंतकी अंजाम को चीज़ें पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी, इनिशिएटिव्स तो लिए जा रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस मुल्क के जिनको कहा जाता है सबसे बड़े कार्टेल्स, और दुनिया में ये माना जाता है कि सबसे बड़े कार्टेल्स हैं, एक शुगर इंडस्ट्री और पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्रॉप है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों के बड़े बड़े रहनुमाओं की शुगर मिल्स हैं जिनकी अब फोरेंसिक ऑडिट और तहकीकात चल रही हैं। तमाम बड़े लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने अरबों के मुनाफे कमाए और आवाम को महंगी चीनी मिली। उसके बाद पेट्रोलियम के हवाले से दुनिया भर में इसको भी कहा जाता है कि इंतहाई पावरफुल लोग होते हैं, उनको भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने टेक ऑन किया हुआ है। इसके बाद पावर सेक्टर है, मल्टी बिलियन डॉलर दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी जो IPP कमीशन रिपोर्ट आई थी हमें पता लगा कि यहाँ भी अरबों रुपए के खाते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और कुछ तो ये क्रॉस ओनरशिप भी है इन सारे मामलात पे। लेकिन क्या वज़ीर आज़म साहब इस पे कुछ कर पाएंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा? इसका जवाब और एक बहुत अच्छी तजवीज़ एडवोकेट अबूजर सलमान न्याजी साहब ने
अपनी चंद ट्वीट्स के जरिए वजीर आजम को बताया कि रेगुलेटरी कैप्चर क्या होता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, और इन्होंने मशवरा दिया कि वजीर आजम साहब यकीनन ये देखें कि उनकी टीम में कौन से ऐसे लोग हैं जिनका कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या रेगुलेटरी कैप्चर में तो इन्वॉल्व नहीं है। और रेगुलेटरी कैप्चर की जो टर्म है इसमें बाकायदा उन्होंने बताया भी है कि जो रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं वो उन अफराद के कब्जे में आ जाती हैं जिनको उन्होंने बाकायदा तौर पे रेगुलेट करना होता है। और फिर उन्होंने हवाले दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट के 2015, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2019 और सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसलों की कि ये टर्म रेगुलेटरी कैप्चर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, और रेगुलेटरी कैप्चर इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेलियर, ये गवर्नमेंट की नाकामी है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट जो अवाम है, जो पब्लिक है, उसका फ़ायदा नहीं करती लेकिन चंद मखसूस लोगों का फ़ायदा कर रही होती है। और इन्होंने मशवरा दिया कि वज़ीर आज़म साहब ऐसे लोगों से अलग हो जाएं जो कि ये काम में मुलव्विस हैं। अब ये लोग हैं कौन नाज़रीन? ये कार्टेल बना हुआ है और इसमें बाकायदा तौर पे नदीम बाबर साहब जिनसे कि वज़ीर आज़म अलग हो गए, लेकिन चंद और शख्सियात भी हैं, उसमें रज़ाक दाऊद साहब भी हैं। मुझे पता है कि वज़ीर आज़म साहब को शायद मेरी ये बात पसंद ना आए रज़ाक दाऊद साहब के हवाले से, क्योंकि वो उन कॉजेज़ को बाकायदा तौर पर बड़ी बड़ी चैरिटीज़ देते हैं जो वज़ीर आज़म के दिल के बहुत करीब हैं। लेकिन जो बातें वो मुशर्रफ दौर में करते थे और जिस तरह से उन्होंने मुशर्रफ दौर में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को रोका, अभी भी उनके कज़न हुसैन दाऊद साहब भी ज़ेर तफ्तीश थे। साबिक वज़ीर आज़म तो अरेस्ट हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके हवाले से रेगुलेटरी कैप्चर बड़ा वाज़ेह है। फिर मियाँ मंशा साहब हैं। मियाँ मंशा साहब तो जब भी किसी जर्नैल से बात करने जाते हैं उनके दिल ऐसे पिघल जाते हैं, उनकी बातों में वो मरूब हो जाते हैं और जाके धमकाते क्या हैं, बताते हैं कि जनाब अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की, कोई एक्शन लिया तो मैं पाकिस्तान से तमाम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस चला जाएगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट उड़ जाएगी। यही बात उन्होंने जनरल मुशर्रफ के दौर में जर्नैलों को बताई और इतलात हैं कि आजकल भी उन्होंने कुछ ऐसी ही धमकियां दी और इतने पावरफुल हैं कि जब आईपीपी कमीशन की मीटिंग्स के लिए इन्हें कहा गया कि साहब आप भी ज़रा तशरीफ़ ले आएँ, तो इन्होंने कहा कि जी अली मोहम्मद जिन्होंने जो चेयरमैन थे, अगर वो शख्स बैठा होगा तो मैं इस कमेटी में नहीं आऊँगा। और फिर ये इंश्योर किया गया कि अली मोहम्मद साहब ना बैठे हों ताकि मियाँ मंशा साहब आएँ। अगर अली मोहम्मद साहब आजकल पता नहीं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, कोई भी उनसे नाखुश नहीं है। कभी कहा जाता है किसी का आदमी है, कभी किसी का आदमी है, लेकिन जब सब कह रहे हो किसी का आदमी है तो फिर पता नहीं बंदे के बारे में सोचना ये चाहिए कि जो रिपोर्ट है उसको देखना चाहिए। तो उसमें चंद तो सालों की लोग कहते हैं कि पॉलिसीज़ ओमिट कर दी गई, लेकिन बहुत सा मेंशन भी है। और फोरेंसिक ऑडिट आगे होगा कि नहीं, ये वही मियाँ मंशा हैं जिन्होंने जो जर्नैलों के हवाले से कहते हैं कि ना मैं बल्कि खालिद मकबूल से मिला और उन्हें क्या बताया और कैसे उनका दिल पिघल गया। आइए देखते हैं। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई तो कुछ लोगों ने ये इशू जब नैब बना तो इसमें रेज़ किया, तो मैंने उस वक़्त जो थे अमजद तो जा चुका था, जनरल अमजद, तो जनरल खालिद मकबूल बन गए उस वक़्त नैब के चेयरमैन थे। मैं उनको मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि सुना है कि आप हमारी कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उन्हें मुझे बुलाया। उस वक़्त वो यूनिफॉर्म में थे, तो मैंने उनसे इंगेज किया तो उनको सारा समझाया। उन्होंने उसके बाद मुझे कहा कि वी आर सेटिस्फाइड, तो इसमें कुछ नहीं है। जी नाज़रीन, और इसी तरह की बातें बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रज़ाक दाऊद साहब से सवाल हुआ। जो बातें जनरल मुशर्रफ को बताते थे वही बातें, क्योंकि आपका पावर कॉरिडोर्स में जब आ जाते हैं तो आपके दोस्त यार मियाँ मंशा, नदीम बाबर और दीगर जिनके साथ आपके बिजनेस इंटरेस्ट है, आपके फैमिली के बिजनेस इंटरेस्ट है, जिन सब के साथ आपका मिलकर कारोबार चलता है, तो आप कभी पीएम के कान में, कभी और पावरफुल लोगों के कानों में वही बातें कहते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन लें, बाकायदा तौर पर ये कन्फर्म करें। और बहुत इंटेलिजेंट रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने सवाल किया। आइए देखते हैं। यहाँ तकरीबन सारे इन्वेस्टर जो हैं वो नैब के हाथ फंसे हुए हैं। इवन आपके कज़न जो है वो भी अपना हुसैन दाऊद साहब वो भी फंसे हुए हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट ऐसी बन गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये नैब को ज़्यादा नहीं? यस, देखो आई हैड डिस्कशन विद द प्राइम मिनिस्टर कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, वी हैव टू नाउ स्टॉप दिस थिंग। ये नैब इज़ फॉर समथिंग एल्स, नॉट फॉर एवरी सिंगल बिजनेसमैन। 2000 में भी ये इशू आया था, जनरल अमजद ने जब खिलाफत किया था तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा जो हो गया था। उस वक्त भी आप मिनिस्टर थे, उस वक्त भी ये सिचुएशन में यू आर फेसिंग दिस सिचुएशन फॉर द सेकंड टाइम। हाँ, तो इसका मतलब मैं आ गया हूँ इसलिए हो रहा है? नहीं तो ठीक है, नहीं, नहीं, anyway I want to leave it here.
I am discussing it with the Prime Minister. मिसाइल तो है ना सर, Yes, obviously it's an area of concern. It is an area of concern. जी नाज़रीन, आपने सुना। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब जो उस दौर में बाकायदा तौर पे एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल थे और उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बिल्कुल यही बातें जनरल मुशर्रफ के भी बताते थे। आइए देखते हैं कौन बाअसर वजीर था जो उस वक्त भी मौजूद था और आज भी है, उस वक्त भी बिजनेसमैन की लॉबी कर रहा था जनरल मुशर्रफ के आगे। वो मेरा ख्याल है यही जो ग्रुप आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो कौन? डेस्कॉन इंजीनियरिंग और ये वो जो, मैं तो रज़ाक दाऊद साहब की बात कर रहा हूँ। वही थे रज़ाक दाऊद साहब जो आजकल भी बताते हैं कि जनाब इन बिजनेसमैन वगैरह को चलने दें, एहतसाब ना करें। अच्छा, मुस्तफा हाशवानी साहब का केस था और कोई दो केसेस थे जिसमें उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दिया जाए तो फिर ये पैसे ये कमाएंगे तो पैसे देंगे, वरना तो ये पैसे नहीं देंगे क्योंकि बिजनेस चल नहीं रहा इनके। जी नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी कि पहले रज़ाक दाऊद ने बात की, फिर अमजद शुएब ने कंफर्म की। और जो मैं आपको बात कह रहा था कि किस तरह चौकीदार को चोर डाकू साथ मिलाते हैं, जिसको रेगुलेटरी कैप्चर हमारी अदालतें डिफाइन करती हैं, उसके बाद फिर पीएम इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली यही बातें की और बिजनेसमैन को क्या खुशखबरी सुनाई। आइए देखते हैं। आप सबको ये सुन के खुशी होगी कि आज हमारी ऑर्डिनेंस निकल आई है और नैब को बिजनेस कम्युनिटी को हमने ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया है नैब से। या मुझे पता है मेरे कई दोस्त भी बैठे हुए जिनको काफ़ी खुशी होगी सुन के, क्योंकि उनके ऊपर भी नैब के केसेस चल रहे थे। जी नाज़रीन, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब तो कह रहे हैं बिजनेसमैन को नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन जब अपोजिशन में थे तब उनको ये बाकायदा चीज़ समझ आती थी कि यही बिजनेसमैन किस तरह से पॉलिटिशियंस के साथ नेक्सस इनका होता है। और मैंने अभी आपको जो रेगुलेटरी कैप्चर की बात बताई थी कि चौकीदार चोरों डाकुओं के साथ मिल जाते हैं, एम्पायर खिलाड़ियों के साथ मिल जाता है। वज़ीर आज़म खुद बताते थे कि ये पॉलिटिशियंस को फंड कौन से बिजनेसमैन करते हैं। आइए देखते हैं। ये जो 480 अरब रुपया जो इन्होंने पावर सर्कुलर डेट का वापस किया है, इसकी अगर ऑडिट करवाएं तो आपको पता चलेगा कि इसमें से एक दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपया इनकी इलेक्शन कैंपेन फंड की। मुझे ये बताएं कि 480 अरब रुपया जो सर्कुलर डेट में आपने आते साथ ही दिया, उस पैसे में से कितना पैसा गया उस टाइकून को जिसने अरबों रुपया आपकी इलेक्शन पे खर्च किया। जी नाज़रीन, फिर ये बिजनेस टाइकून इनको पैसे मिलते हैं और फिर ये सियासत पे खर्च करते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं और पाकिस्तान गरीब से गरीब होता रहा है जा रहा है। आपने ये देखा नेक्सस, मैं इसमें मजीद भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक वफ़ा लेंगे। वफ़े के बाद जब हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे वज़ीर आज़म के ऐसे स्पेशल असिस्टेंट पेट्रोलियम और पावर पे जनाब ताबिश गौहर साहब, और इनसे पूछेंगे कि अब जो मामलात हैं हमारे पावर सेक्टर के, MOUs का स्टेटस क्या है, रिकवरीज का क्या स्टेटस है, और काफ़ी सारी मज़ीद चीज़ें एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म ने जो चले हुए कारतूस थे, जो अरसे दराज से इंतज़ाम का हिस्सा थे, उन्हें फारिग किया, जिसमें हफीज़ शेख और नदीम बाबर साहब शामिल हैं। तो और नई टीम लेके आए यंग लोगों की अमाद अजहर, और अपना पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज जिससे PM ने खसूसी बराए पावर ताबिश गौहर को दिया, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताबिश गौहर साहब। बहुत शुक्रिया ताबिश गौहर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान का सर्कुलर डेट कितना है? जी अरशद, इस वक्त गर्दिशी कर्जे की जो सतह है वो तकरीबन 2300 अरब रुपए है। उसका जो बहाव है उसमें कमी आई है। पिछले साल आपको याद होगा तकरीबन 538 अरब रुपया बढ़ा था। इस साल हम पेशन गोई कर रहे हैं कि वो घट के तकरीबन 436 अरब रुपये हो जाएगा, यानी माहाना तकरीबन 8 अरब रुपए की कमी आएगी इंशाल्लाह। ये 436 अरब तो 2018 PTI हुकूमत आने से पहले भी बहाव यही नहीं था? जी इससे पहले कम था, लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि बिजली के नरखों में इजाफा नहीं किया गया तो उसकी वजह से ये गर्दिशी कर्जे में इजाफा आया था। जब आप 2.3 खरब रुपए गर्दिशी कर्जा बताते हैं जो हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है,
तो ये गर्दिशी कर्जा ये हमने ये IPPs को, पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज, ये इनको देना होता है ये पैसा, और इसमें कौन कौन सी मद होती है? कैपेसिटी पेमेंट के इसमें कितने चार्जेस हैं? देखिए, इस वक्त सालाना हम पे कैपेसिटी चार्ज का बोझ 900 अरब रुपया है, जो कि बढ़ के तकरीबन 1450 अरब रुपया हो जाएगा। जैसे आपने सवाल किया, 2300 अरब रुपए में तकरीबन 1300 अरब रुपया वो है जिनको इनकी अदायगी हमने IPPs को करनी है और अपने जो हुकूमती तहवील में पावर प्लांट्स हैं उनको करनी है। और तकरीबन 1000 अरब रुपया एक इदारा है, इसका नाम है PHPL, वहाँ पे पाक है, जो कि आप समझ लीजिए कि कौमी कर्जा है, उसकी अदायगी भी हम सब ने करनी है। हमने काफी बड़ा अमाउंट आप बता रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 1.3 अरब रुपए, 1300 अरब रुपए देने। कैपेसिटी पेमेंट्स होती क्या है, और अगर आम आदमी को समझाना हो तो क्या ये मिसाल देना सही होगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, मैंने किया भी कुछ नहीं, ना मैंने कोई बिजली प्रोड्यूस की, पावर प्लांट मेरा बंद पड़ा है, लेकिन क्योंकि मैंने रेगुलेटरी कैप्चर का मैं हिस्सा रहा हूं, मैंने अच्छे वक्तों में ये मुआहदे कर लिया हुकूमत पाकिस्तान के साथ, और अब बगैर कोई बिजली का प्रोड्यूस किए 1 मेगावाट सिस्टम में डाले बगैर हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे ये पैसे देने ही देने हैं। क्या ये बात सही है? कुछ हद तक बात आपकी दुरुस्त है। देखिए, 1990 की दिहाई से लेके आज तक तकरीबन 85 IPPs के साथ हमने मुआहदा किया है, और बदकिस्मती हमारी ये है क्योंकि हमने मार्केट को लिबरलाइज नहीं किया, तो तमाम का तमाम बोझ सरकार पाकिस्तान पे है, लाजमन हमको अदायगी करनी पड़ती है। सरमायादार जो होते हैं उनका ये मुतालबा होता है कि अगर हम एक बिजली घर लगा रहे हैं तो उस पर जो कर्जा लिया है उसकी अदायगी करनी है आपको, इसके बावजूद कि आप हमारी बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। इसी तरह अगर उन्होंने अपने जेब से पैसे डाले हैं, जिसको इक्विटी कहा जाता है, उस पर भी वो मुनाफा चाहते हैं बावजूद इसके कि उनकी बिजली की ज़रूरत हो या ना हो। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ज़्यादा बिजली घरों के मुआहदे हो गए पिछले 5 सालों में, जो कि ना सिर्फ महंगे थे बल्कि ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थे, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि बिजली की तलब और बिजली की पैदावार में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। इस वक्त हमारी जो पैदावारी सलाहियत है तकरीबन 35,000 मेगावाट है, और गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा हमारी बिजली की तलब होती है वो 25,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं होती, यानी कि 10,000 मेगावाट का हमारा एक गैप है। अच्छा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि 10,000 मेगावाट का गैप है। कैपेसिटी हमारी है 35,000 मेगावाट की, और जो हमारी खपत है, यूटिलाइजेशन है, इस्तेमाल है, वो 25,000 मेगावाट से ज़्यादा का नहीं है। तो ये जो 10,000 मेगावाट है, क्या ये पावर प्लांट्स ये बिजली पैदा करते हैं, और क्या सिस्टम में ये बिजली आती है, या कि 10,000 मेगावाट के इवज हमने ये 1300 अरब रुपए के जो आपने अमाउंट बताया वो कैपेसिटी चार्जेस हमने देने ही देने कि जनाब इस्तेमाल तो हम कर नहीं रहे, पानी मैंने पिया नहीं, सोडा मैंने पिया नहीं, खाया मैंने, आइसक्रीम मैंने खाई नहीं, रोटी मैंने खाई नहीं, लेकिन बिल मैंने इसका देना है। जी, और सर्दियों में तो बिजली की तलब गिर के तकरीबन 10,000 मेगावाट तक चली जाती है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग का जो वजन है वो ख़त्म हो जाता है निज़ाम के ऊपर। तो ये तो जो गैप है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इनकी अदायगी जो होती है वो पूरे साल देनी होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ हब पावर की, जो कि पाकिस्तान का सबसे पुराना IPP है, वो पिछले साल 1% चला, लेकिन सालाना अदायगी जो है वो 30 अरब रुपए हम दे रहे हैं। इसी तरह जो पुराने एक मिनट सालाना अदायगी 30 अरब पे, और अभी जो IPP एग्रीमेंट है उसके तहत इन्हें 75 अरब रुपए मिलने हैं कैपेसिटी पेमेंट्स के। 1% प्रोड्यूस करके 99% काम ही नहीं किया इसने। ये बात सही है। एक और की बिजली घर है, इसको नारोवाल कहते हैं, वो भी ज्यादा नहीं चलता, लेकिन क्योंकि कई अरसे से उनकी अदायगी नहीं हुई थी, और जो आपने IPP का जिक्र किया वो तो वो बिजली है जो वो फराहम कर रहे थे, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। और यही बदकिस्मती है हमारी कि बिजली की पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा है, लाजमन हमको इसकी अदायगी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने हबको का नाम लिया तो मैं चंद और नाम आपसे पूछ ही लूँ इस हवाले से। एक है निशात पावर, निशात चुनिया, ललपीर, पाकजन।
मेरी इतलात के मुताबिक इनको भी कोई 60 अरब रुपए की पेमेंट्स बनती हैं, जो आईपीपी का भी मुआहिदा हुआ, और जो अभी कंटेस्टेड अमाउंट है कोई 16 अरब मियां मंशा साहब ने भी वापस करने, तो 60 अरब हमने इन 4 कंपनीज को कैपेसिटी पेमेंट्स के देने। वो कैपेसिटी पेमेंट जो कि इन्होंने बिजली हमें दी नहीं, जो कि मैंने इस्तेमाल की नहीं, लेकिन बीइंग अ टैक्स पेयर जिसने बिल देने, वो तमाम बिजली के कंज्यूमर्स मियां मंशा की इन 4 कंपनीज को 60 अरब रुपया देंगे अंडर द न्यू आईपीपी एग्रीमेंट। जी अरशद, उनकी बिजली इस्तेमाल इसलिए नहीं हुई कि वो तेल से चलते हैं। तेल पे चलने वाली बिजली की कीमत तकरीबन 13 से 14 रुपए फी यूनिट होती है। इसके बनिस्बत हमको अगर कोयले से बिजली मुहैया है जो कि 7 या 8 रुपए की है, RLNG पे जो बिजली घर हैं उसकी कीमत भी 7 या 8 रुपए है, तो वो मेरिट ऑर्डर पे आ ही नहीं पाते। वो अवेलेबल होते हैं लेकिन उनकी बिजली इस्तेमाल। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने अब जो इतनी बड़ी कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये अरबों रुपए 75 अरब हपको को मिलने, 1% चला, 60 अरब मंशा को मिलने, जो कि बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही। ये रिपोर्ट आई थी, इसमें फोरेंसिक ऑडिट भी होना था, फोरेंसिक ऑडिट तो हुआ नहीं, और ये अरबों रुपए हमने इनको देने। इन पे क्रिमिनल केसेस नहीं बनते कि हीट रेट वहां पे हुआ नहीं, फ्यूल एफिशिएंसी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जिस फोरेंसिक ऑडिट का कहा नहीं गया वो हो नहीं रहा, और पाकिस्तानी टैक्स पेयर ये पैसा दिए जा रहे हैं क्योंकि रेगुलेटरी कैप्चर इन्होंने किया हुआ था। मुशर्रफ दौर से लेके अब तक रज़ाक दाऊद आपके कुलीग हैं, मैं जानता हूं आप उस पर शायद ना बोल सकें, मियां मंशा साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, शायद आप ना बोल सकें, लेकिन मुशर्रफ दौर से मैंने अभी चीजें सिखाई कि ये वो रेगुलेटरी कैप्चर है। और आपको एक और चीज दिखाता हूं कि अभी जो पेमेंट्स का कहा जा रहा है 400 अरब क्लियर कर दो, यही मियां मंशा है जिन्होंने कहा था 480 अरब रुपए पेमेंट कर दें, चाहे नाज़रीन पैसे छापने पड़े। और आपने अभी खुद सुना कि बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, पैसे मुफ्त के मिल रहे हैं। सुनिएगा। We can all do these things provided जो हमारी पेमेंट्स हैं उसका हमें एक दफा we will have to bite the bullet and clear these। किधर से करेंगे ये चाहे हम नोट छाप के दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक दफा अगर 12% की डिफिसिट 400 अरब से तजावुज कर गया सर्कुलर डेट, आई बिलीव सो। तो आप कह रहे हैं कि इतना नोट छाप दो और इसको वंस एंड फॉर ऑल इवन कर दो, एक दफा खत्म करें ना। लेट्स गेट, जो फैक्ट्रियां बंद हैं, जो एक्सपोर्ट्स कर सकती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं, ये सारे पैसे वहां से निकल आएंगे। लेट्स डू इट वंस, इसको खत्म करें। जी ताबिश गौहर साहब, कब तक हुकूमत पाकिस्तान इन लोगों से ब्लैकमेल होती रहेगी? थोड़ा सा मैं तनासुब में बात करूंगा अरशद। देखिए, जो 403 अरब रुपए की अदायगी है वो तो जैसे मैंने पहले कहा ये वो बिजली की अदायगी है जो कि दस्तियाब की भी थी उन्होंने पिछले कई सालों से, और उनकी अदायगी में हमने ताखीर की, लेकिन उसके एवज जैसे आपको याद होगा हमने, मैं सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की बात कर रहा हूं, वो बातें तो सही हैं। अब कैपेसिटी पेमेंट्स के एवज जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं जो 1300 अरब रुपए हैं, मैं तो सिर्फ अभी आज उस पर फोकस कर रहा हूं। इंशाल्लाह आज टाइम थोड़ा कम है, आपसे आइंदा भी बाकी इश्यूज पे डिटेल में इस पर बात करने की जरूरत है। कैपेसिटी पेमेंट्स पे मैं नाजरीन को यह समझाना चाह रहा हूं कि रोटी मैंने खाई नहीं लेकिन मैं उसके पैसे दे रहा हूं, ऐसा ही है। जी, आपकी मिसाल सही है, क्योंकि वो रोटी की, हमें सस्ती रोटी कहीं और से मिल रही थी तो हमने वो खा ली। इसकी मिसाल यही बनती है। लेकिन मैं फिर से एक बात की जरूर वजाहत करूंगा कि जो 403 अरब रुपए की बात कर रहे हैं उनमें तो 72 अरब रुपया तो हमारे अपने जो फ्यूल सप्लायर्स हैं PSO SNGPL बशमूल उनको ही जा रहे थे। इसके एवज हमने तकरीबन 100 अरब रुपए के जो आर्बिट्रेशन के केसेस हम हारे हुए थे उसको हमने तकरीबन निस्फ माफ करवा दिया। तो फॉर्मूला ये होता है आर्बिट्रेशन में जाने का, साथ आप आर्बिट्रेटर को पैसे 1-2 अरब उसको देते हैं, कहते हैं यार ये इसको हाफ करके सेटल कर दे। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ताबिश गौहर साहब, आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है आपका इस सेक्टर का भी, हम ये केसेस फॉलो करते रहे। एक वफा लेते हैं, वफे के बाद दोबारा आपकी खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ताबिश गौहर साहब, नेपरा ने अपने मुतअद्दिद डिटर्मिनेशंस में ये बताया था कि कराची इलेक्ट्रिक ने जो आवाम से एक्सेस पैसे लिए हैं जिसे कि डिटर्मिन्ड क्लॉबैक अमाउंट 43 अरब रुपए का है। फिर हुकूमत पाकिस्तान के भी इन्होंने मल्टी बिलियन रुपए देने, प्रिंसिपल 169 बिलियन और 43 बिलियन मार्कअप जो कि शायद ये 2020 तक का था, अब 21 में 250 अरब हो गया होगा। ये पैसे आवाम को जो एक्सेस इन्होंने लिया था ये वापस मिल सकेंगे, या कि आवाम से आप टैरिफ बढ़ाते रहेंगे और के इलेक्ट्रिक को आप मुफ्त गैस भी देते रहेंगे, बाकी फैसिलिटीज भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से देते रहेंगे, और ये पैसे कौन रिकवर करेगा?
जी अरशद, देखिए हमारी तमाम तर हमायत तो कराची के अवाम और के इलेक्ट्रिक के सारिफीन के साथ हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। जैसे आपने जिक्र किया क्लॉबैक का, ये कोई 5 साल पुराना एक मामला है जिसपे स्टे ऑर्डर लिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक ने। मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, अक्टूबर 17, 2014, जून 10, 2015, जुलाई 24, 2018 एंड नवंबर 1, 2018 नेपरा के, तो 2 साल पीछे कर लें जी। तो और इसको स्टे ऑर्डर को ख़त्म होना चाहिए, और अगर कराची के अवाम को रिलीफ उनका हक है तो यकीनन नेपरा को यकीन दहानी करानी चाहिए कि वो उनको मिले। हमने तो देखिए कराची के लिए 450 मेगावाट मजीद बिजली आज मुहैया कर दी है, अगर वो मुआहदे पर दस्तखत कर दें। इसके साथ साथ 150 MMCFD की गैस भी मुख्तस कर दी गई है ताकि उनके पास मजीद 450 मेगावाट आ जाएं। हुकूमत पाकिस्तान के कितने पैसे देने कराची इलेक्ट्रिक ने? जी इस वक्त जो CPPA NTDC है जहाँ से वो बिजली 650 मेगावाट ले रहे हैं, उसकी मद में तकरीबन 170 अरब रुपया है, जो कि उनकी तरफ मैं माफ़ी चाहता हूँ, तकरीबन 250 अरब रुपया उनकी तरफ वाजिबुल अदा है। इसके साथ साथ SSGC को उन्होंने देने हैं प्रिंसिपल की मद में तकरीबन 14 रुपया, और जो सूद की मद में तकरीबन 100 अरब से ज्यादा वाजिबुल अदा है। इस हवाले से कोई प्रेशर्स भी हैं कि जनाब ये डील जो है प्राइवेटाइजेशंस की, शंघाई इलेक्ट्रिक इसको जाने दें, स्ट्रेटेजिक है, सऊदी इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, 250 अरब माफ़ कर दें, और जिन लोगों ने 250 अरब की अय्याशियाँ की हैं उनको मजीद अय्याशियाँ करने दें, और गरीब आवाम जो है उसका बिजली का बिल बढ़ाते जाएँ, वो बेचारा महीना लेट हो जाए तो इसका बिल काट दें और हुकूमत इनको पैट्रनाइज करती जाए। जी यही मामला है कि जिस तरह केई अपने सारिफीन से वक्त पे बिजली का बिल वसूल करती है, हमारा भी यही मुतालबा है कि वो हमारे साथ भी इसी तरह का सलूक करें। और देखिए शंघाई यकीनन आए, हम तो उसका खैर मकदम करेंगे, वो 4 साल से एक शेर है जो गुर्रा रहा है लेकिन आ नहीं रहा। लेकिन ये सवाल उठाना बड़ा ज़रूरी है कि वो क्यों नहीं आया अब तक। अगर उसकी कीमत ये अदा करनी है कि हमने 150 रुपये का जो जुर्माना है कि इलेक्ट्रिक पे, वो उसको माफ़ कर दिया जाए, या कराची के सारिफीन की बिजली के नर्ख में 20 से 25% इजाफा कर दिया जाए, तो ये बहुत भारी कीमत होगी। और वही खमियाजा जो आज हम भुगत रहे हैं पुराने मुआहदों का, जो कि महंगे थे, तो इसको हम फिर मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो हम यकीनन चाहते हैं कि शंघाई के इलेक्ट्रिक के बागडोर संभाल ले, लेकिन किन शराइत पे वो आना अच्छा, अब ये 150 अरब का जुर्माना जो है और टोटल 250 अरब, तो ये कराची के आवाम के लिए बिजली महंगी करके रिकवर करने का भी प्रपोजल आया है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कि टैरिफ बढ़ा दिया जाए और रिकवर कर लें? वो यही कह रहे हैं कि अगर आगे चलकर सब्सिडी की मद में ताखीर होती है तो वो सरचार्ज लगा के वो वसूल कर सके। उसी की बुनियाद पे शंघाई उनको एक अच्छे दाम लगाएगा, और उनके जो मालिकान हैं जो केई से निकलना चाहते हैं उनको ज़्यादा अच्छी कीमत मिलेगी। इसकी हमने तायीद नहीं की है। हम समझते हैं कि अगर ताख़ीर होती है तो पाकिस्तान में ये बिजनेस करने की एक कीमत है। बिजली की और तवानाई के शोबे में ये गर्दिशी कर्जा एक हकीकत है। बिल्कुल ठीक है, ये तो हकीकत है, और ये वो रोटी है कैपेसिटी पेमेंट जो हमने खाई नहीं लेकिन उसका बिल देना है। एक कंपनी है अर्सन पाकिस्तान लिमिटेड, नदीम बाबर साहब की, हमने सुना कि जी एक्सचेंज रेट वो जो डॉलर इंडेक्सेशन है वो हो गई, तो इसको अभी तक डॉलर में पेमेंट हो रही है केई की तरफ से, और एक्सचेंज रेट वगैरह और इसका जो रेट डिटर्मिनेशन है हाईएस्ट है टैरिफ सोलर का? मुझे इसकी तफसील नहीं मालूम, इतना मुझे मालूम है कि 50 मेगावाट का एक ये सोलर का मुआहदा है, क्योंकि ये दोनों निजी कंपनियां हैं तो जाहिर है वो हमारे पास। और ये निजी कंपनी नदीम बाबर की बिजली बेचती है के इलेक्ट्रिक को 18.99 रुपीज पर किलोवाट आवर पे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat
En stade für un Neuskiel the ODN Resnach Disney World Zus par an.